नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित आ चुका हूं आपके बीच में। संविधान को हम लोग पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पूरे संविधान को पूरा करेंगे। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि भारत का जो संविधान का जो पहला पेज है, यानी कि जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, प्रस्तावना, उसमें जो प्रमुख बिंदु थे क्या, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब ये प्रमुख बिंदु उसमें थे और पेपर में पूछता है एक सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पढ़ेंगे कि इन सभी को विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो कैसा लगा उनको, और कुछ सुझाव अगर देना चाहें तो सुझाव भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो पढ़े थे, इससे क्या मिलता, हमको क्या मिलता, न्याय मिलता और समानता मिलती है और क्या, स्वतंत्रता, तीन चीज मिल रही थी। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, संप्रभुता, जो शब्द आता है संप्रभुता यानी संप्रभु। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, ठीक है, संप्रभु देखते हैं क्या होता है। संप्रभु क्या, संप्रभु। ठीक है, तो संप्रभु, अब जब बात करते हैं तो कितने प्रकार की संप्रभुता होती है, कितने प्रकार की संप्रभुता होती है। तो संप्रभुता को मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने, 5 प्रकार की, 1 2 3 4 और 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संप्रभुता, 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता और नाम मात्र की। कौन कौन सी, आंतरिक संप्रभुता, पहला क्या है, आंतरिक संप्रभु। उसके बाद बाह्य, उसके बाद क्या होता है, आंतरिक संप्रभु, बाह्य संप्रभु, कानूनी, क्या, कानूनी, कानूनी संप्रभुता। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता, संप्रभु कह ले, बाह्य संप्रभु, कानूनी संप्रभु, उसके बाद वास्तविक और नाम मात्र। कौन सी, वास्तविक और नाम मात्र। ठीक है, ये 5 प्रकार की संप्रभुता यानी संप्रभु होता है। ठीक है, संप्रभुता होती है। ठीक, तो कौन कौन सा, और पहली बात कि संप्रभु किसे कहते हैं, तो जो राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य, जो राष्ट्र अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो संप्रभु क्या होता है, जो संप्रभु क्या होता है कि जो राज्य अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, तो क्या होगा, वो संप्रभु राज कहलाता, संप्रभु कहलाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कुछ चीज की आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। तो क्वेश्चन बनता है कि आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता किसमें निहित होती है। ठीक है, तो किसमें, सरकार के पास निहित होती है, किसकी, ये दो जो संप्रभु है, आंतरिक और बाह्य, ये किसमें निहित होता है, सरकार के पास निहित होती है। ठीक है, अब कानूनी संप्रभुता की जब बात करते हैं तो संविधान में, कहा कानूनी संप्रभुता कहाँ पे होता है, संविधान में। कानूनी संप्रभुता कहाँ पे होता है, संविधान में होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, वास्तविक और नाम मात्र की, वास्तविक और नाम मात्र की। तो वास्तविक संप्रभुता किसमें, जनता में, किसमें वास्तविक संप्रभुता, जनता में निहित होती है। कहाँ पे, जनता में निहित होती है। ठीक है, और उसके बाद नाम मात्र की संप्रभुता की बात करते हो तो किसमें, राष्ट्रपति में, किसमें, राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्या देखा, संप्रभु क्या होता है, जो राष्ट्र राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, संप्रभु राज्य कहलाते हैं। ठीक है, अब संप्रभु कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन सी होती है, आंतरिक संप्रभु, बाह्य संप्रभु, कानूनी संप्रभु, वास्तविक और नाम मात्र की। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य किसमें निहित होती है, सरकार में निहित होती है। ठीक, उसके बाद जब हम कानूनी संप्रभुता में, संप्रभु में आते हैं तो वो किसमें निहित होता है, कानूनी किसमें, संविधान में। ठीक है, और जब हम वास्तविक में आते हैं तो वास्तविक संप्रभुता, संप्रभु जो होता है वो जनता में निहित होती है। और नाम मात्र में जब आते हैं तो किसमें हो जाता है, नाम मात्र जो होता है वो किसमें हो जाता है, वो राष्ट्रपति में हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, संप्रभु क्या होता है और कौन से संप्रभु किसमें निहित होता है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उसका जवाब मिल जाएगा। और आप लोग सीरियल वाइज पढ़ते चलें, धीरे धीरे पूरा संविधान अंत में देखिएगा। 1 महीने का लेक्चर लेने के बाद में आपको लगेगा कि पूरा संविधान आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, संप्रभु हो गया, अब क्या आता है, समाजवादी। क्या, समाजवादी, क्या, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी, तो अब देखिए समाजवादी क्या होता है, सरकार द्वारा नियंत्रित, ठीक है, अर्थव्यवस्था। क्या, सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, तो वो क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, समाजवादी। ठीक है, अब देखो समाजवादी शब्द जो है वो हमारे संविधान में कब जोड़ा गया। ठीक है, तो इस शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब, इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1900 किसमें, 1900 किसमें, इसको क्या किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब, 1976 में, 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब समझ गए ना। अब अगला शब्द हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगले शब्द की, पंथ निरपेक्ष की। किसकी, पंथ निरपेक्ष। अगला हम लोग बात करेंगे किसकी, पंथ निरपेक्ष की। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष में क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, क्या, पंथ निरपेक्ष, क्या पढ़ेंगे, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है पंथ निरपेक्ष में, क्या होगा, पंथ निरपेक्ष में क्या होता है, एक चीज की, इस पर क्या होता है, सरकार क्या करेगी, किसी भी धर्म को, मतलब सभी धर्मों के लिए समान, यानी कि सरकार सभी धर्मों को समान रूप से देखेगी, सभी धर्मों को समान रूप से देखेगी। ठीक है, और दूसरी चीज इस पे क्या हो सकता है, दूसरी चीज इस पे क्या हो सकता है कि राज्य सरकार जो है, क्या है, राज्य सरकार वो धर्म पर नियंत्रण कर सकती है। कौन, राज्य सरकार, राज्य क्या होता है, धर्म पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, राज्य क्या करेगा, धर्म पर नियंत्रण कर सकता है। अब ये पंथ निरपेक्ष वाली बात कहां से है, तो आप लोग एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या लिखेंगे इसमें कि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि, गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति
किसी ना किसी धर्म में जन्म लेता है, इसलिए भारत धर्म निरपेक्ष ना होकर के पंथ निरपेक्ष होगा। क्या गांधी जी ने कहा था कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, क्या प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी धर्म में जन्म लेता है। इसलिए भारत धर्म निरपेक्ष ना होकर क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा। कल ये चीज हमने आपको बताया था कि गांधी जी ने कहा। अब देखिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म है, ठीक है। अब हिंदू में ही जब सब कैटेगरी आते हैं कि पासी हो गए, शूद्र हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, पंथ हो जाते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म में जन्म लेता है, इसीलिए क्या हो, धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं सकता, भारत होगा पंथ निरपेक्ष होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, लोकतांत्रिक। क्या आएगा, इसके बाद आएगा लोकतांत्रिक। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, लोकतांत्रिक। ये दो शब्दों से मिलकर बना, कितने, दो शब्दों से, एक लोक और दूसरा क्या होगा, तंत्र, लोकतंत्र, ठीक है। तो लोक मतलब क्या होता है, जनता, और तंत्र मतलब शासन, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का शासन। अब देखिए एक यहां पर एक स्टेटमेंट आता है कि जनता के लिए और वह जनता के द्वारा, किसके, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, यानी जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, ये एक स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। किसने, अब्राहम लिंकन ने। कौन दिया था ये स्टेटमेंट, अब्राहम लिंकन, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। लोकतांत्रिक क्या, लोकतंत्र यानी कि लोक और तंत्र, लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी कि जनता का शासन। क्या हो जाएगा, जनता का शासन, यानी जनता के लिए व जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, अब्राहम लिंकन जी ने दिया था, ठीक। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्याय। क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्याय, ठीक है। या फिर एक न्याय से पहले आता है गणराज्य। क्या आता है, गणराज्य, छोटा सा है कि गणराज्य क्या होता है। गणराज्य जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, क्या, जिस देश के राष्ट्र का प्रमुख, या फिर जहां राष्ट्र का प्रमुख क्या होता है, चुना जाता है। कहां, जहां राष्ट्र का प्रमुख, जहां राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता हो, क्या, राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता हो, तो वो राज्य क्या कहलाएगा, गणराज्य, ठीक है, वो गणराज्य कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, न्याय। न्याय क्या पढ़ेंगे, न्याय क्या होता है, ठीक है, न्याय पढ़ेंगे। तो देखो न्याय की अवधारणा कहां से आई थी, रूस की क्रांति से। कहां से आई थी, रूस की क्रांति से, ठीक है। न्याय की अवधारणा कहां से आई थी, रूस की क्रांति से। और जब देखते हैं न्याय कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, हम लोग कल देखे थे कितने प्रकार के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, क्या, सामाजिक न्याय, और फिर क्या होता है, आर्थिक न्याय, और क्या होता है, सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन सा? राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। किस संविधान की प्रस्तावना में। अब जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो समाज में समानता, किसमें? सामाजिक न्याय में जब आते हैं तो क्या होता है? समाज में समानता। किसमें? समाज में समानता। ठीक है, और ये किस किस आर्टिकल में दिया होगा? ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। कौन सा? आर्टिकल 15 में दिया है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 46 और 47। किसमें? आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47 में सामाजिक न्याय की बात की गई है। किसकी? सामाजिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो क्या हुआ कि सामाजिक न्याय की बात किसमें किसमें की गई है? आर्टिकल 15, 16, 17, 46 और 47 में की गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम उसमें आर्थिक न्याय में आते हैं तो अर्थव्यवस्था में सभी की बराबर भागीदारी। किसकी? अर्थव्यवस्था में सभी की बराबर भागीदारी। ठीक है, सभी की क्या होगा? बराबर भागीदारी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सभी की बराबर भागीदारी। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 39B और 39C। ये क्या होता है? ये किसकी? ये किसकी है? राजनीतिक न्याय की है। किसका है? राजनीतिक न्याय। ठीक है, जब राजनीतिक न्याय, थोड़ा सा इसको ठीक कर दे रहा हूं, ये राजनीति, ये हो गया राजनीति, और ये क्या हो जाएगा? ये आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, ये आर्थिक, थोड़ी सी गलती हो गई। तो क्या होता है? आर्थिक क्या होता है? अर्थव्यवस्था में सभी की बराबर भागीदारी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सभी की बराबर। और ये आर्टिकल किसमें? 39B और 39C में इसका जिक्र किया गया। ठीक है, 39B और 39C में। अब जब हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय मतलब वोट देने का अधिकार। क्या? वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। ठीक है, वोट देने का अधिकार। ठीक, तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ये बताएंगे कि वोट देने का अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, नहीं तो मैं कल इसका जवाब आप लोगों को दूंगा। ठीक, वैसे पता है, ये ना सोचिएगा कि नहीं पता है, लेकिन क्या होता है वोट देने का, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और देख के फिर कमेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एकता की बात करेंगे। एकता, अखंडता, दो चीज। किसकी बात करेंगे? एकता और अखंडता की। एकता और अखंडता की बात करते हैं। क्या? एकता और अखंडता। एकता, एकता क्या होती है? एकता क्या है? ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक, क्या? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता। कितनी? मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, फिर सामाजिक व सांस्कृतिक एकता। ये क्या कहलाती है आपकी? एकता जो है वो 3 प्रकार की। कौन सी? मनोवैज्ञानिक रूप से सब लोग एक रहे हैं। उसके बाद क्या आता है कि सांस्कृतिक रूप से। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है कि सामाजिक रूप से। ठीक है, अब जब हम अखंडता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अखंडता की बात करते हैं। अखंडता, अखंडता यानी भौगोलिक रूप से। किसके? भौगोलिक रूप से। किसमें? भौगोलिक रूप से। किसमें? अखंडता की जब हम बात करेंगे तो भौगोलिक एकता। किसकी एकता? भौगोलिक एकता की बात आ जाती है, यानी कि सीमा में एकता। ठीक है, ये हो गई हमारी अखंडता। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर हम लोग विचार करेंगे। प्रस्तावना में संशोधन। कल मैं आपको बताया गया था कि 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन क्या होता है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन जो किया गया था। ठीक है,
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो अब आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किससे, प्रस्तावना में संशोधन की। प्रस्तावना में संशोधन, किसमें, प्रस्तावना में संशोधन की जब बात करते हैं। ठीक है, तो बेरूबारी, क्या, बेरूबानी बनाम भारत संघ 1960, क्या होता है, बेरूबारी बनाम भारत संघ, क्या, बेरूबारी बनाम भारत संघ। ठीक है, तो बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 का केस था, किसका, 1960 का केस था। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कुछ, पहला क्या था, बेरूबारी बनाम भारत संघ का केस 1960 में। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, यानी प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। क्या, प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा, प्रस्तावना में संशोधन नहीं। ये कौन बात करते थे, बेरूबारी बनाम उस केस में बात है। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस जो आता है, क्या आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या, दूसरा जो आता है वो कौन था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या होता है कि 1973 का था, किसका था, 1973 में केस आया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संशोधन का भाग, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। क्या, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। और दूसरी चीज क्या कहता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। किसमें, दूसरी बात क्या की गई थी कि संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, क्या मतलब कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, अब उसके बाद एक तीसरी बात, परंतु क्या हुआ था, परंतु मूलभूत ढांचा जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तीसरी बात क्या निकल कर आई थी इस केस में कि परंतु जो प्रस्तावना का मूलभूत ढांचा है, मूलभूत क्या है, मूलभूत ढांचा है, उसमें क्या होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए कि केशवानंद भारती जो केस आया था उसमें 1973 का था। इसमें क्या बताया गया था कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है उसका, प्रस्तावना की, उसमें कोई छेड़छाड़, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया। कौन सा, 3 शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, 1, 2 और 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन सा, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया। उसके बाद क्या था, LIC ऑफ इंडिया का केस आता है 1995 में। किसका? LIC ऑफ इंडिया, इंडिया का केस आता है 1995 में। किसका? LIC ऑफ इंडिया का केस आता है 1995 में। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। क्या प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? संविधान का आंतरिक भाग है, संविधान का आंतरिक भाग है। क्या आंतरिक भाग है? ठीक है, प्रस्तावना क्या? संविधान का आंतरिक भाग है। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को। अब एक चीज और बात करते हैं कि प्रस्तावना की प्रकृति जो है वो न्यायोचित नहीं है। क्या है? प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसको लागू करने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, क्या है? प्रस्तावना को लागू करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। क्या प्रस्तावना क्या है कि इसे लागू कराने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। क्या इसे लागू कराने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरा प्रस्तावना आज हमारी खत्म होती है और अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, संविधान के भाग 1 से पूरा शुरू करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में बेल आइकन क्लिक करें, जिससे क्या हो कि वीडियो जैसे हमारी यूट्यूब पर पड़े तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं, या फिर कोई क्वेरी आपकी, कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।